गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के भारती आप लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल के यूनिट नंबर 5 में एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ। यूनिट नंबर 5, यदि आप सिलेबस को जाके देखेंगे तो यूनिट नंबर 5 एकदम अलग टॉपिक है। इसके पहले यूनिट नंबर 4 यूनिट आपने देखा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होता है, कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, ये फायदे नुकसान सब कुछ आप लोगों ने उसमें। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में तो आ गया है और एक उभरती हुई इंडस्ट्री के रूप में अभी दिख रहा है। अभी का मतलब हम लोग जिस ईयर में 2023 में हैं, तो ऐसा देखा जा रहा है कि इस 2023 के बाद यदि किसी की दुनिया इस यहाँ आएगी तो वह है इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया। यस, हर आदमी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बोलता है। किसी को भी हम गाड़ी चलाते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल देख लेते हैं, दोस्तों से एकदम रोक करके पूछते हैं कितना माइलेज देता है, कितना रुपया लगा, कोची कोची है, क्या दिया, ब्लूटूथ है, वाईफाई है, नहीं है। ये सारी चीज़ें एक कॉमन मैन की तरह हम लोग पूछते हैं। लेकिन ये तो एक कॉमन मैन की बात हुई, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आता है कि आप एक इंजीनियर हैं। यस, आप एक इंजीनियर हैं और आप इंजीनियर की तरह सोचें। कभी ये सोचा आपने कि कोई भी चीज़ अगर इस दुनिया में आती है तो उसको के कुछ नियम और कानून बनाए जाते हैं। बिना नियम कानून का कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में। चलिए, ठीक है। तो मैं कुछ नियम कानून के बारे में बात करूंगा इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया। अब एक क्या हुआ, मैं एक कहानी सुनाता हूँ जिससे आपको नियम कानून क्यों लाया गया और क्यों इसको इसमें कानून बनाया गया। कानून का मतलब कुछ नियम बनाए गए और बनाने वाला कौन है वो भी जानेंगे हम लोग। सबके बारे में मैं बताते कहानी सुना। मान लिया कि मैं एक बैटरी चलाने वाला गाड़ी बना लिया। ठीक है, उसको सुनाने से पहले एक और एग्जांपल देता हूँ। आजकल देखते होंगे जुगाड़ू गाड़ी जुगाड़ू हम लोग का मतलब इस बिहार में बहुत ही ज़्यादा शब्द यूज होता है जुगाड़। जुगाड़ू गाड़ी देखते होंगे, एक्चुअली में जीप का चक्का लगा देता है ठेला में और ठीक है, जनरेटर का इंजन बना लेता है और ठीक है, आटा चक्की का जो पट्टी होता है ना, व्हील बेल्ट, उसको दोनों में लगा देता है। सब डिफरेंट सेक्शनों को मिला के गाड़ी बना देता है। जुगाड़ू है ना। क्या वो उसका अप्रूवल लिया है? क्या उसको चलाने का अधिकार है? क्या वो चला सकता है? अगर ऐसा होता तो हर आदमी, इंजीनियर तो पढ़ ही रहा है, अभी इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, थोड़ा मैकेनिकल ऑटोमोबाइल बढ़ के थोड़ा सा आप अपना कार डिजाइन कर लीजिए और रोड पे दौड़ाने लगे। काहे के लिए हम सरकार के पास जाएंगे? आपको मैं बताऊं, वो गाड़ी जो बनाया जुगाड़ू गाड़ी, वो चलाने का अधिकार उनको नहीं, वो नहीं चलाएंगे। नहीं चलाना चाहिए, नहीं चलाएंगे वो। ठीक। अब है क्वेश्चन की क्यों। अरे बाबू, दुनिया में कोई भी चीज़ आती है तो सबसे ऊपर सरकार है। वो एक कोई भी चीज़ नई चीज़ लेके आती है तो उसके कुछ नियम बना के चली जाती है, जिससे कि इसका कोई मिसयूज़ ना कर सके या इससे मतलब उसी के दायरे में रह के काम करे। संविधान अपना है, ठीक है, उसमें अनुच्छेद लगे हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसमें नियम लिखे हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप काम करते हैं। हमारा 5वां यूनिट इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी कुछ ऐसा ही है। हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों को पढ़ना है। हमें ये जानना है कि कितना हॉर्स पावर का इंजन चाहिए, कितनी बैटरियाँ लगानी है, कितना स्पीड मेंटेन करना है, कितना स्पीड से ऊपर नहीं जाना है, कितनी देर में चार्ज होने वाला बैटरी चाहिए, बैटरी लगा दिए घटिया क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का, किस क्वालिटी का बैटरी लगाना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देख, और इसमें सभी के लिए नियम बनाए गए हैं और उस नियम का पालन करना एकदम ज़रूरी है। जैसे अभी अभी मैं क्या कर रहा था ना, अभी मैं एकदम अपनी घटना बता रहा हूँ। मैं अभी आपके वीडियो देख बनाने से पहले एक मेरे सर आए थे। वो बोले, "क्या कर रहे हो भारती?" हम बोले, "कुछ नहीं यार, बैठे हैं, बस बच्चे लोग का एग्ज़ाम चल रहा है, देख रहे हो लेक्चर रूम में बैठे हैं, ऐसे में वीडियो बनाते रहते हैं।" तो बोले, "कुछ और सोचते नहीं हो, बिज़नेस-विज़नेस करो?" तो क्या करें सर? बोले, "अचार बनाने वाला फैक्ट्री लगाते हैं।" बोले, "कैसे करोगे?" सब कुछ बताया, "अचार बनाएँगे, बेचेंगे।" हम बोले, "कोई बोलेगा नहीं कुछ?" ठीक है। बाद में पता चला एकदम बोलेगा। ठीक है, हम अचार बना के बेचना कौन बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नहीं, एक फासाई नाम का FSSSI, अब बहुत सारा खाने के पैकेट में लिखा हुआ रहता है, कंपनी से हमें अप्रूवल लेना होता है, सरकार की कंपनी।
वो आपके अचार को टेस्ट करेगी, आपके अचार को देखेगी, अचार में कोई ऐसे केमिकल तो आप नहीं मिला रहे जो ह्यूमन बी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। तो ये सब चीज़ें टेस्ट करने के बाद एक अप्रूवल देगी, हाँ, आपका अचार बहुत अच्छा है, आप बाज़ार में बेच सकते हैं। मैं यहाँ अचार बेचने नहीं आया हूँ, ये सीधा-सा बात है। मैं आपको वो बताने आया हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है और उसी को हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। चलिए, इतनी देर की भूमिका में काफ़ी हद तक ये समझ में आ गया होगा आपको। ये पूरा चैप्टर कहीं भी कोई टेक्निकल नहीं है, ये पूरा का पूरा चैप्टर पूरी तरीके से थ्योरेटिकल है और इसमें हम लोग सिर्फ़ इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों को पढ़ना है, सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों को पढ़ना है। क्या-क्या नियम हैं, वो हम लोग लेकिन मेरे नोट्स में बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी और अंग्रेज़ी बना हुआ है। बहुत सारे मैं ऐसे कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसी तरीके से सारे वीडियोज़ बना के दूँ, बट संभव नहीं होता है क्योंकि एक-एक वीडियो इतना मतलब इस तरह के बनाने में टू लॉन्ग टाइम क्रिएट हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वैसे बच्चे जिनको अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होता है, वो हिंदी को देख के काफ़ी हद तक समझ सकते हैं। तो मेरी अधिकतर वीडियो, मैक्सिमम वीडियो कुछ ऐसे ही बनने वाली है अब नई दुनिया में। तो आप देखिए कितना सराहिएगा। वीडियो देखने के बाद यदि आप यूट्यूब से वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइएगा कि हाँ, हमें अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगा, तो ऊपर भी आप बताएँगे, अपना सजेशन दे के जाएँगे कि क्या बुराइयाँ मैं जो वीडियोज़ बना रहे, इससे प्रॉब्लम है। तो मैं समझूँगा, अगर वैसा रहा तो मैं आगे अपना डिसीज़न लूँगा। चलते हैं, शुरू करते हैं। कुछ यहाँ पर हेडिंग कट गया है, चाहिए। ARAI स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। ARAI स्टैंडर्ड। सर सबसे पहले ही एक लाइन आ गया, सर ARAI है क्या? ARAI है क्या? ये नया नाम आ गया ना, पहले आप कुछ जाने नहीं और ARAI नहीं, एक संस्था है, यही इलेक्ट्रिक व्हीकल की पूरी नियम कानून बनाती है। तो ARAI संस्था है, इसी संस्था के द्वारा सारी चीज़ बनाई जाएगी और इसी के द्वारा सारे नियम कानून बनाए जाएँगे, ठीक है? अब सर इसका फुल फॉर्म बताते, कब एस्टेब्लिश्ड हुआ वो बताते, वो सारी चीज़ें आपको एकदम लाइन बाय लाइन मिलेंगी। चलिए भाई, हियर इन दिस आर्टिकल वी हैव टू कवर द फॉलोइंग पॉइंट्स, मतलब इस पूरे आर्टिकल में जो मैंने पूरे नोट्स बनाए हैं, नीचे तक जो जाएँगे आपको पूरा नीचे तक नोट्स है, इसमें ये सब आर्टिकल्स आपको मिलेगा, क्या-क्या पढ़ने को मिलेगा, क्या है? व्हाट आर ARAI, मतलब ARAI क्या है? एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंडिया में क्या इंपॉर्टेंस है? एक ARI फंक्शन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, ARAI स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड ईवी चार्जेस, ईवी स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाई आर द स्टैंडर्ड रेगुलेशन रिक्वायर्ड फॉर ईवी, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जरूरत क्यों पड़ी हमें रूल्स रेगुलेशन बनाने की? बिना रूल, बैटरी का तो गाड़ी है सर, कोई प्रदूषण भी नहीं होगा, कुछ होगा नहीं, तो नियम कानून क्या बनाना? बैटरी वाला गाड़ी लगाओ, चलाओ। लेकिन नहीं, बहुत सारी बातें अभी समझ में आएँगी कि इसमें रूल्स रेगुलेशन की ज़रूरत है। नहीं तो फिर सब इसका मिसयूज़ करने लगे, है ना? ठीक? आइए, तो अब हिंदी कर लेके देखते हैं। इस लेख में हम निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किए हैं, क्या-क्या ARAI क्या है और भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इसका क्या महत्व है? ठीक? इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इसका क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोगों को यहाँ पर जानेंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ARAI का कार्य के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों और ईवी चार्जर्स के लिए ARAI का मानक मानक मतलब क्या उसने एक लिमिट सेट किया है? मतलब कुछ बातें बताई है कि भाई इतना इतना करंट एम्पियर वाला चार्जर से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, इससे ज़्यादा कम कम नहीं रख सकते हैं, ठीक है? इतना से ज़्यादा बैटरी का कैपेसिटी वाला नहीं रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझाई जाएँगी। ईवी के लिए मानक विनियम विनियम और क्यों आवश्यक है? ये जो एआरएआई है क्यों आया? ज़रूरत नहीं है एआरएआई का, लेकिन आया है। भारत में ईवीज़ के लिए आवश्यक श्रेणी और प्रकार की स्वीकृति, इसमें कौन-कौन से ईवीज़ के प्रकार हैं और उसकी कौन-कौन सी श्रेणियाँ हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। ठीक, चलिए यहाँ तक आने के बाद यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं आगे। गवर्नमेंट रेगुलेशन फ्रेमवर्क ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, गवर्नमेंट रेगुलेशन फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक, भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक सरकारी वाहनों का ढांचा। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग है। मैं इधर पढ़ रहा हूँ, उधर आप पढ़िए। इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि भारत का जो उद्योग धंधा है ना, दुनिया का चौथा बड़ा, दुनिया का, ठीक है। इंडिया हैज द फोर्थ लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड में ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में चौथा पोजीशन रखता है।
द इंडस्ट्री एक्सपेंडिंग विद द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR। चलिए मैं आपको इसमें CAGR के पास ले जाता हूँ और CAGR थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। CAGR क्या होता है? CAGR रेड पेन ले लेते हैं। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, देखिए CAGR चक्रवृद्धि ब्याज से, अगर चक्रवृद्धि रेट से बड़े चक्रवृद्धि लिखा होगा इसका हिंदी, हम जहाँ तक याद है कंपाउंड, चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर हिंदी होता है। ठीक, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट लगभग लगभग 7.01% है। ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हर साल बढ़ती रहती है, ठीक है, हर साल इसी रेट से बढ़ती रहेगी। ठीक, चलिए, worldwide the transportation sector is responsible for 24% of all CO2 emissions from fuel combustion, three quarters are the road transport। भारत अपने यहाँ है, ठीक है, कह रहा है के साथ विस्तार कर रहा है, दुनिया भर में परिवहन क्षेत्र में दहन मतलब जो जलता है इंजन दहन होने वाले सभी CO2 उत्सर्जन के 24% के लिए जिम्मेदार है। भारत सबसे बड़ा इसका कंट्रीब्यूशन है पॉल्यूशन फैलाने में, ठीक है, भारत पीछे नहीं है। 24% CO2 इससे निकलता है, ठीक है, और 3/4 सड़क परिवहन से है, जिसमें कि 3/4 रोड ट्रांसपोर्ट से हम लोग का पॉल्यूशन होता है। भाई 4 भाग पूरा अगर इंडिया को बांट दिया जाए तो 3 भाग जो है पॉल्यूशन फैलाने के लिए सड़क वाली गाड़ियाँ, सड़क सड़क में कौन गाड़ियाँ चलती है? टेम्पू चल रही है, बाइक चल रही है, बस चल रही है, ट्रक चल रही है, यही सब तो चल रही है, ठीक है। तो और वो 3/4 बड़ा होता है ना, बहुत बड़ा। इसलिए ठीक है, सबसे ज़्यादा सोचा गया कि क्या ऐसा किया जाए कि सड़क में चल रहे गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को हटाया जाए। तब इसी चिंता के लिए तो आया इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। अगला बात है, भारत अपने कच्चे तेल की आवश्यकता लगभग 81.7% के लिए आयात पर निर्भर है। मतलब जैसे क्योंकि गाड़ियों को चलाने के लिए तेल की आवश्यकता होती है ना? गाड़ियों को चलाने के लिए तेल की आवश्यकता होती है, एकदम सर सही बोल रहे हैं, गाड़ियों को चलाने के लिए तेल की आवश्यकता होती है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि गाड़ी चलाने के लिए तेल की आवश्यकता है तो हमको तेल यहाँ इंडिया में है क्या? अरे नहीं है यार, हमको मंगाना पड़ता है सऊदी अरेबिया से, ईरान से, इराक से, यहाँ से मंगाना पड़ता है, वहाँ से आयात करना पड़ता है और 81% हम लोग से ऊपर आयात करते हैं। और ठीक है, और कहता है कि निर्भर है, और संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, चीन के बाद ऊर्जा खपत के मामले में तीसरे स्थान पे है। सबसे ज्यादा खाता है ये इंडिया वाला, तीसरा स्थान पे आ गया है। फिर अरे तेल खाने के नज़रिए से बोल रहे, तेल खाने के नज़रिए से तीसरा स्थान पे आ गया है। तेल खाने के नज़रिए से तीसरे स्थान पे आ गया है। अब सोचो कि अगर इतना ज़्यादा अगर ऊर्जा का खपत करता है, तीसरे स्थान पे है, तो आने वाले समय में इतना ऊर्जा कहाँ से लाएगा? भारत कर्ज में डूब जाएगा यार, इतना पैसा खाली तेल में खर्चा कर रहा है। और तो तब कुछ अल्टरनेटिव उपाय तो हमें सोचना होगा। है ना? घर में जैसे तुम्हारा बिजली बिल ज़्यादा उठता है तो तुम बिजली बिल को कम करने के उपाय सोचते हो। एग्ज़ैक्टली हम लोगों ने भी ऐसे ही किया। साथ-साथ एनवायरनमेंट की खतरे भी हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो इसके लिए भी हम लोग सोचते हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आता है और इसकी कुछ नीतियाँ बनाई गई, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, बैटरी लागत के अनुसार से हम लोग इसको सोचने लगे और इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में अपना कदम रखना शुरू कर चुके हैं। चलते आगे बढ़ते हैं। ईवी तक है? हाँ, यहाँ तक है। भारत सरकार में एक अभिनव पारिस्थितिकी तंत्र की दिशा में काम कर रहे ईवी उद्योगों के लचीलापन प्रदान करने के लिए कई एजेंसियों का साथ सहयोग। बाबू यहाँ देखो, ईवी पैट स्तर, ईवी नीतियां, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी लागत और विद्युतीकरण, ईवी दक्षता, सरकारी पहल को भारत में ईवी बाजार के विकास के लिए विकास के सांकेतिक रूप में पहचाना गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाले समय में बहुत बड़ा मार्केट बन सकता है और ढेर सारी कंपनियां इसमें साथ दे रही हैं, बहुत सारी कंपनियां इसमें साथ दे रही हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इसमें डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिंदी में बोलते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी विभाग, इसको लीडरशिप कर रहा है, मतलब इसमें का सहयोग कर रहा है। और भी कंपनियां हैं जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे ARAI अभी बताया, वो भी आगे आएगा, ठीक है। एक बार टेप टीपीईएम,
टीपीएम, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रिक टीपीएम, और एक है डीएचआई, डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री, और एक है डीएसटी। ये 3 डिपार्टमेंट है जो इसको निगरानी में रखती हैं। ये लोग देखते हैं, अलग-अलग अपना-अपना काम बाँट लिए हैं और इसी के अनुसार से ये लोग काम भी कर रहे हैं। ठीक है? आइए देखते हैं। तो डीएचआई, डीएसटी तक आ गए हम लोग, यहाँ तक आ गए। ओके, यहाँ तक आ गए हम लोग। आते हैं, इसमें मैंने फ़ोटो डालना भूल गया, इधर फ़ोटो डाल लीजिएगा, ये वाला फ़ोटो इधर पढ़ लीजिएगा। देखिए, कोई ईवी मैंने डाला है, इससे कोई इसका मतलब नहीं है, ठीक है? व्हाट इज़ एआरआई? एआरआई क्या है? भारत में ईवी के लिए इसका क्या महत्व है? यहाँ से हम देखिए मिला लिए, ये तो मैच कर गया। ये वाला खाली फ़ोटो यहाँ पर डालना भूल गया मैं, आप फ़ोटो डाल सकते हैं ईज़ी वे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आता है, व्हाट आर व्हाट आर व्हाट इज़ एआरएआई? पहले इसको समझिए। एआरएआई है क्या? आपने ऊपर पढ़ा था एआरएआई के बारे में, मैंने बोला आगे मिलेगा एआरएआई क्या है? तो एआरएआई इज़ इम्पोर्टेंस बताना है। एआरएआई क्या है? एआरएआई इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन इन इंडिया। ऑटोमोटिव रिसर्च, ऑटोमोबाइल की दुनिया में जितने भी रिसर्च करते हैं उसके एक एसोसिएशन बनाए हुए हैं, संगठन बनाए हुए हैं लोग, और उसी में ये लोग ही डिसीजन लेते हैं कि कौन-सा ऑटोमोबाइल कंपनी को आगे ले जाना है, उसमें क्या सुधार करना है, क्या नियम बनाने हैं, सब ये लोग करते हैं। इसे 1966 में एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है? इसको एआरएआई वाज़ एस्टेब्लिश्ड इन, ठीक है? ऑल्सो नोन एज़ एआरएआई, इसी को एआरएआई बोला जाता है। इट इज़ लीडिंग ऑटोमोटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज़, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन कंपनी है इंडस्ट्री की दुनिया में नियम कानून बनाने के लिए, ठीक है? ऑफ इंडिया, सेटअप बाय द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार का एक उपक्रम है, भारत सरकार ही इसको चलाती है, भारत सरकार ही इसको चलाती है, ठीक? आगे बढ़ते हैं। एआरआई यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ऑटोमेटिक 1966 में स्थापित किया गया है, हिंदी पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। यह भारत सरकार के एक ऑटोमोटिव उद्योग द्वारा स्थापित भारत के अग्रणी और ऑटोमोटिव अनुसंधान और विकास संगठन है। ठीक है? एआरआई भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय से संबंध स्वायत्त निकाय है। भारत उद्योग मंत्रालय के द्वारा आता है। चलिए यहाँ तक तो हो गया, आगे पॉइंट है, इसमें कुछ है नहीं, अब हम आपको आगे धीरे-धीरे थोड़ा तेज़ ले जाएँगे। यह सुरक्षित, कम प्रदूषणकारी, अधिक कुशल और विश्वसनीय वाहनों के सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और कई सरकारी विभागों द्वारा इसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन के रूप में मान्यता दी गई। क्योंकि ये जो संस्था था, ये संस्था बहुत अच्छा काम कर रही थी और ये देख रही थी कि अरे! ये तो बहुत अच्छा-अच्छा मतलब खोज करके लाता है ये संस्था, बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताता है जिससे इंडिया बनेगा। ठीक है? तो इसको और अच्छा बना दिया गया, ठीक है? और बहुत अच्छा इसको मतलब कहा गया कि बहुत अच्छी कंपनी है ये। एआरएआई के बारे में बात कर रहा हूँ। या वैसे वाहनों को इस दुनिया में ला रहा है जो कम प्रदूषण कर रहे हैं या फिर अधिक एफिशिएंसी वाले हैं, तो इसी को मैं यहाँ पढ़ दे रहा हूँ। अ, कहाँ है? तथा सेफ लेस पॉल्यूटिंग, हाँ, इट हैज बीन प्लेइंग ए क्रूशियल रोल इन assuring safe less polluting more efficient and reliable vehicle and has been recognized as a scientific and industrial research organization by many government department। ठीक है, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा ये बात देखा गया कि ये सबसे अच्छी कंपनी बन के आई है और यही सारा काम कर रही है। इसके अलावा एआरआई केंद्रीय मोटर वाहन विमान 1989 के नियम 126 के तहत, ये नियम है भाऊ, ये एक कंपनी का नाम है, उसमें कुछ नियम बनाए गए हैं, उस नियम का 126वां नंबर नियम बोल रहा है। तहत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्रमुख परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी में से एक है और उसमें उसमें भी इस कंपनी का नाम आता है, ठीक है? उसमें भी इस कंपनी का नाम आता है और उसमें बताया गया है कि ये बहुत अच्छी कंपनी है। मतलब एआरएआई एक अच्छी कंपनी है और उसी को नियम बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के नियम बनाने के लिए दे दिए गए। इट्स विजन टू बिकम ए वर्ल्ड क्लास मोबिलिटी इंजीनियर्स रिसर्च एंड इनोवेशंस, ठीक है? इसमें अच्छा मोबाइल बहुत अच्छा काम इंजीनियरिंग का काम होता है, ऑटोमोबाइल की दुनिया का इंजीनियरिंग का काम होता है, बहुत अच्छा रिसर्च होता है और बहुत सारी बातें, क्रिएटिव बातें इसमें बताई जाती हैं, सोची जाती हैं इन लोगों के द्वारा। इट्स मिशन टू क्रिएट ए फैसिलिटेट सेफ, सूटेबल एंड स्मार्ट मोबिलिटी सॉल्यूशन, मतलब इसका मुख्य मुख्य मिशन है टिकाऊ स्मार्ट मोबिलिटी सॉल्यूशन बनाना और सुविधा देना। बस सीधा-सा बात है, ठीक है? सबका यही होता है। यहाँ तक आते हैं, यहाँ तक हो गया है? यहाँ तक हो गया है। आइए। ARAI, ARAI, ठीक है, प्लेजेस सपोर्ट टू ऑल स्टेक होल्डर विद देयर मोटो प्रोग्रेस थ्रू रिसर्च। इसका पूरा मतलब समझो।
इसका मिशन है सुरक्षित, टिकाऊ और स्मार्ट मोबिलिटी सॉल्यूशन। एआरएआई अपने आदर्श वाक्य, इस वाक्य को याद कर जाइए। कौन सा वाक्य है बाबू? वाक्य बताइए। वाक्य का नाम क्या है? अनुसंधान के माध्यम से प्रगति। ठीक है, नोट कर लीजिए क्या बोला। एआरएआई का एक स्लोगन है, स्लोगन सबका होता है। ठीक है, जैसे लक्ष्य का स्लोगन है। ठीक है, लक्ष्य है तो सब इजी है। तो एक स्लोगन बना, और इसमें एक और आता है, भी हम लोग यूज कर रहे हैं एग्जाम के समय में, यूज करते हैं अ, महासंग्राम। इस तरह से अपना-अपना एक स्लोगन है, तो अनुसंधान के माध्यम से प्रगति, ठीक है? प्रगति, ठीक है? तो उसी तरीके से यहाँ पर प्रोग्रेस थ्रू रिसर्च, प्रोग्रेस थ्रू रिसर्च, रिसर्च करके प्रोग्रेस। तो ये इसका एक स्लोगन है, स्लोगन याद रखिएगा, एआरआई का स्लोगन है, ठीक है? एआरआई है। अब आते हैं एआरआई के बारे में और कुछ आगे बढ़ते हैं। ऑटोमैटिक क्षेत्र हमेशा देश के विकास के लिए सर्वोपरि रहा है और एआरआई भारतीय ऑटोमैटिक क्षेत्र की प्रगति में गतिशील भूमिका निभा रहा है। अपने हितधारकों के साथ सद्भाव और विश्वास का काम कर रहा है। उदाहरण के लिए सरकार, उद्योग और विकास के लिए मोटर वाहनों उद्योग, ये सभी एक विश्वास पे काम कर रहे हैं और ये मान के चलते हैं कि ये कंपनी बहुत अच्छी है और ये कंपनी ही सारा काम बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है? और इस पे लोग विश्वास भी कर रहे हैं और ये कंपनी आगे बढ़ भी रही है। आगे बढ़ते हैं। दे आर डेवलपिंग ठीक है, इंडिजीनियस चार्जेस फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल टू गिव ए पुश टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, इकोसिस्टम इन इंडिया। ecosystem in India to promote electric vehicle infrastructure for charging is important. Currently, mobility charges are important to India. ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है इसलिए एआरआई स्वदेशी चार्जरों के को विकसित करने पर, इंडिया में ही चार्जिंग हो, दूसरी जगह से चार्जर ना मंगाया जा करने पर केंद्रित है, क्योंकि ये चार्जर लागत प्रभावी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करती हैं। आपको मालूम है, टाटा पावर नाम की कंपनी है या फिर अडानी पावर नाम की कंपनी है, ये सब कंपनियां चार्जर्स बनाती है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, और कुछ बैटरी बनाने वाली कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बैटरियाँ बनाती हैं, ठीक है? जैसे एक्साइड, ठीक है? जैसे अभी मेरे को एक्साइड ही आ रहा है। ये सब सभी लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में बहुत बड़ा रोल देते हैं, जो कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट भी करते हैं। तो एआरआई इज़ फोकस्ड ऑन द डेवलपिंग दीज़ इंडिजीनियस चार्जेस बिकॉज़ द चार्जेस आर कॉस्ट इफेक्टिव एंड बेस्ट टू बूस्ट द लोकल इकोनॉमी। इसलिए हमारे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में ये एआरआई बहुत बड़ा काम करता है। अब यहाँ तक हुआ एआरएआई के बारे में पूरा डिटेल जानकारी। मैं अभी तक जितना बता रहा था वो एआरएआई के लिए पूरा जानकारी था कि एआरएआई क्या है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एआरएआई इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए निम्नलिखित कार्य करने का मदद करता है। वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में क्या काम करता है, वो तो बाकी सारा काम हम बता रहे थे एआरएआई का। लेकिन अब बता रहे हैं कि एआरएआई इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए क्या-क्या काम करता है। पहला काम नोट कीजिएगा, मेरे साथ आप चलिएगा, मेरे साथ नोट कीजिएगा। बैटरी प्रदर्शन। क्या? बैटरी प्रदर्शन, सुरक्षा परीक्षण, ठीक है? बैटरी प्रदर्शन और सुरक्षा प्रदर्शन, मतलब बैटरी प्रदर्शन का मतलब हुआ भाई बैटरी कितना देर चलेगा। ये नहीं कि चार्ज किए आधा किलोमीटर जाने के बाद डिस्चार्ज हो गया, फिर चार्ज किए आधा किलोमीटर जाए, तो दिन भर तो बैटरी चार्ज करते लग जाएगा। ठीक है, एग्ज़ैक्टली हाँ, बैटरी प्रदर्शन, सुरक्षा परिवहन परीक्षण, मतलब ऐसा नहीं, कुछ ऐसा शिकायतें सुनने को मिली थी शुरुआती दौर के इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली गाड़ियों में कि आग लग जाता था, ठीक है? आग लग जाता था, तो ऐसी 2-4 शिकायतें मिली थी, तो एग्ज़ैक्टली सुरक्षा ठीक से होनी चाहिए, आग नहीं लगनी चाहिए। इलेक्ट्रिक मोटर विशेषता, मतलब इलेक्ट्रिक मोटर का कैरेक्टराइज़ेशन, मतलब इसकी विशेषता बताना है कि अच्छा क्या काम करता है, ठीक है? चेसिस डायनामोमीटर और टेस्ट ट्रैक पर सीएमआर के अनुसार वाहन प्रदर्शन और समरूपता, मतलब टेस्ट ट्रैक होता है, मतलब जब कोई गाड़ी आप डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहले उसको टेस्टिंग के लिए एक ट्रैक पे छोड़ा जाता है। ऐसा नहीं कि आप बनाए और लो भाई बन गया, लो रखो, ऐसा नहीं। जैसे तुम खाना बनाते हो तो पहले टेस्ट करते हो कि खाना एकदम सही बना है कि नहीं, नमक सही है, ये सही है, मसाला सही है, सब कुछ देखते हो। उसके बाद ही उसको तुम मार्केट में उतारते हो, ठीक है? देते हो, बेचते हो या फिर उसको खिलाते हो। एग्ज़ैक्टली ऐसे भी मोटर में भी ऐसे ही होता है। टेस्ट ट्रैक होता है, चेसिस डायनामोमीटर और टेस्ट ट्रैक में सबको टेस्ट किया जाता है और देखा जाता है एकदम सही दे रहा है, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चार्जर का परीक्षण और प्रमाणन, वही वाला लिखे, ठीक है? ओके। चार्जर टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलपमेंट, रिचार्जेबल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, आरईईएसएस याद रखिएगा, ठीक है? रीसेस बोलते हैं, इवैल्यूएशन यूजिंग सीएई, इसके द्वारा ही इवैल्यूएशन कराया जाएगा ये सही है कि नहीं है, ठीक है? तो ये सब सारी चीजें यहाँ पर हम लोग एआरएआई के काम को देखेंगे। एआरएआई का काम यहीं तक है, ठीक है? यहाँ से इतना काम करेगा एआरएआई, उसको हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ तक हो गया।
एआरएआई स्टैंडर्ड, एआरएआई क्या-क्या स्टैंडर्ड बनाया था इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए उसको पढ़ते हैं। एआरएआई स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड इट्स चार्जर्स, ठीक है? तो अ, ये इलेक्ट्रिक वाहनों के और उनके चार्जर के लिए एआई का मानक, यहाँ से भी ला दीजिए, यहाँ से एग्ज़ैक्ट मैच कर रहा है। ARAI has a set some standard for electric vehicle and chargers which are as follows. ARAI इलेक्ट्रिक वाहनों और चार्जर के लिए कुछ मानक तय किए गए इस प्रकार हैं। मानक है जो तय किया गया है। पहला मानक, मानक का मतलब कुछ ऐसे, ठीक है, बातें हैं जिसे हम लोग नियम के रूप में यूज़ करेंगे। पहला नियम है AIS 038, AIS 038, AIS 038। अ, इसका फुल फॉर्म क्या होगा जानते हैं? ठीक है, इसका नाम होगा AIS, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडियन स्टैंडर्ड, एआई का फुल फॉर्म होगा, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडियन स्टैंडर्ड 038। तो सभी नियम को नहीं बताया गया आपको, सब नियम आप कैसे जानिएगा, टोटल पढ़ने में बहुत समय लग जाएगा। तो जैसे हम लोग संविधान के अनुच्छेद पढ़ते हैं ना, तो उसके कुछ ही अनुच्छेद को पढ़ते हैं, सारे अनुच्छेद तो हमें पढ़ना नहीं होता है। तो उस जो मुख्य है, मुख्य बातों को यहाँ लिखा गया है। इसमें एआईएस 38 है, एआईएस 38 को पढ़िए। अब ये नियम है, अब इस नियम में हमारा कोई काम नहीं है। अब यहाँ से होता है कि आप अपने से भी पढ़ेंगे तो पता चलेगा। बहुत सारे बच्चे का कहना था कि सर हमें इनिशियली समझ में नहीं आ रहा है कि एग्ज़ैक्टली हम आगे पढ़े कैसे? तो यहाँ तक आपने पढ़ा, अब सभी नियमों को अलग-अलग है। मैं कुछ नियमों के बारे में बताऊँ, जैसे एआईएस 38, ठीक है, बोलता है कि इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहन निर्माण और कार्यात्मक सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए बताता है। यानी इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन का हम निर्माण कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या-क्या चीज़ें रखेंगे, क्या उसका बैटरी चार्जिंग सिस्टम होगा, कितनी कैपेसिटी होगी, कितना स्पीड से चलेगा, ये सारी जानकारी हमें एआईएस 038 के अंतर्गत हमें मिलेगी। इसी नियम का के तहत हमको बनाना होगा। इसमें कुछ नियम लिखा रहेगा कि ट्रेन इतनी स्पीड से चलनी चाहिए, इसमें चार्जिंग के लिए इतना वोल्ट देना होगा। ये सारी चीज़ें इस नियम में लिखी रहेंगी और इसी के नियम के अकॉर्डिंग किसी भी पावर ट्रेन का हम लोग बनाएँगे, तो उसी को पालन करेंगे। उससे ज़्यादा नहीं करेंगे और उससे कम भी नहीं करेंगे। उसके मानक पे रखेंगे। मानक का मतलब होता है पैमाना नापने का, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं, तो कोई भी कुछ भी बना देगा। ठीक है? तो लंबा हो जाएगा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके पूरे नियम कानून को समझेंगे। नियम कानून देखिए कुछ नहीं है, 4-5 है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 नियम हैं, 5 नियम हैं। फिर रेगुलेशंस कौन-कौन से हैं वो पढ़ेंगे हम लोग। व्हाई आर द स्टैंडर्ड रेगुलेशन रिक्वायर्ड फॉर ईवीज़, ये पढ़ेंगे हम लोग। उसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसको भी पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ अप्रूवल टेस्टिंग अंडर सीडब्ल्यूएमआर, ये पूरा नियम है। तो आपको ये सारी चीज़ें, फिर वो भी वैसे ही नियम आ गया एआईएस 038 जो वहाँ पढ़ रहे थे उसी का है। तो सारे नियमों को एक बार, इतने ही सारे नियम मेन-मेन थे तो मैंने उसमें से निकाल के दिया। इतने नियम को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है? हाँ, अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, मैं आपको एकदम लाइन बाय लाइन अगला वीडियो दे दूँगा। हाँ, लेकिन अगर आप अपने से पढ़ रहे हैं और हिंदी पढ़ के समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हमको लगता है कि आप बेहतर कर रहे हैं। फिर भी मेरी वीडियोज़ देख कर के आप समझ लेंगे क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, पढ़ने वाला है। आप खुद से भी सारा काम कर सकते हैं। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।